छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं पुनः आज ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूं। आज मैं शास्त्री तृतीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए सामान्य अध्ययन पत्र के अंतर्गत भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में बातें करेंगे। भारत में एकहरी और एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में यह स्पष्ट प्रावधान मिलता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, उसके गठन, उसके अधिकार शक्तियों के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश हैं। लेकिन जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ, अर्थात मूल संविधान के समय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीश ही थे। लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय में काम के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 1956 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय अधिनियम संशोधन करते हुए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई। तत्पश्चात 1960 ईस्वी में 14, 1978 ईस्वी में 18 और 1986 ईस्वी में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 26 हो गई। लेकिन वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 30 अन्य न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश कार्यरत हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को संविधान का अतिक्रमण करने, कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर भारतीय संसद को उसे इम्पीचमेंट के द्वारा या महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध संसद में महाभियोग संसद के किसी भी सदन में विशेष बहुमत से पारित कर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपया प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपया है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई है वह इस प्रकार है कि वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक वह न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रह चुका हो। साथ ही वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो या विधिवेता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वह वकालत नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को पद और उसकी गोपनीयता भारत की राष्ट्रपति दिलाता है।
मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अलावे किसी भी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है और इस तरह की बैठक अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में की जा चुकी है। अब हम लोग उच्चतम न्यायालय के अधिकार से संबंधित, उसके अधिकार और शक्ति से संबंधित बातें करेंगे। उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है, जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, मौलिक अधिकारों का रक्षक, अभिलेख न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यह शक्ति प्राप्त है कि वह भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों पर निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही भारत सरकार तथा कोई एक राज्य अथवा अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को भी वह निर्णय दे सकता है। उच्चतम न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विषयों पर संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए राष्ट्रपति को परामर्श, कानूनी परामर्श या सलाहकार राष्ट्रपति स्वीकार या अस्वीकार राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर कर सकता है। अर्थात उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए कानूनी परामर्श या सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है और यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। इसका मतलब यह हुआ कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय भारत में सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय पर किसी भी तरह का प्रश्न नहीं किया जा सकता। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को भारत के किसी भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने पर उसे पुनः मौलिक अधिकार को बहाल करने का अधिकार प्राप्त है और इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु 5 प्रमुख रीट जारी करता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण इत्यादि। तो बच्चों, आज हम लोग उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में या सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में जानकारी हासिल किए, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और इसकी शक्ति पर विचार किए। धन्यवाद।